तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो जैसा कि हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड, नए प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, नए प्रोडक्ट्स बनते हैं। और फिजिकल चेंज में कोई नए प्रोडक्ट नहीं बनते, सिर्फ उनकी स्टेट चेंज हो जाती है या शेप या साइज चेंज हो जाता है। केमिकल चेंज रिवर्सिबल होती है, केमिकल चेंज इरिवर्सिबल होती है और फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होती है। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम जलाएंगे तो वो ऐश यानी राख में बदल जाएगा, उससे वापस हम पेपर नहीं बना सकते। तो न्यू प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हो रही है और ये इरिवर्सिबल भी है। टीयरिंग ऑफ पेपर, पेपर को अगर हम फाड़ दें तो नए प्रोडक्ट तो नहीं बन रहे, बस शेप या साइज चेंज हो जाएगा। और पेपर पहले भी था, पेपर अभी भी रहेगा, बस शेप और साइज चेंज हो गया, तो ये फिजिकल चेंज हो गया। डेली लाइफ एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे फूड इज कुक्ड, खाने का बनना, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी, फूड हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हो जाती है, तो नए प्रोडक्ट्स बनते हैं इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स या जो भी हो, जो हम बायो के सेक्शन में पढ़ेंगे के बारे में डिटेल। और भी एग्जांपल है रेस्पिरेशन। फिजिकल चेंज में डिजॉल्विंग शुगर सॉल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर शुगर या सॉल्ट को अगर हम डिजॉल्व कर दें तो उसे हम वापस से बाय बॉइलिंग और इवेपोरेशन वापस से शुगर या सॉल्ट हम फाइंड कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल भी हो गया। ठीक है, और भी एग्जांपल है फिल्ट्रेशन। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं केमिकल चेंज एंड फिजिकल चेंज के, जिसके बारे में डिटेल में क्लास 9th में पढ़ा जा चुका है। तो हमें ये देखना है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल चेंज में हमने क्या देखा, न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड। तो इसलिए हम केमिकल रिएक्शन को हम कुछ यूं डिफाइन कर सकते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन वन और मोर केमिकल्स आर चेंज्ड इनटू वन और मोर अदर केमिकल्स। केमिकल रिएक्शन होती है जब एक या ज़्यादा केमिकल्स चेंज हो जाते हैं, एक या ज़्यादा दूसरे केमिकल्स में, अदर केमिकल्स में चेंज हो जाते हैं, यानी न्यू प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है इन शॉर्ट। अब हमें कैसे मालूम हो वेदर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस और नॉट, केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं, ये हमें कैसे पता चलेगी। तो कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं जिसकी मदद से मालूम कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं। जैसे चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। स्टेट का चेंज हो जाना, लिक्विड से गैस या और भी किसी स्टेट में चेंज होना, या चेंज इन कलर, कलर सब्सटेंस का चेंज हो जाना, यानी जो भी कुछ भी बन रहा है रिएक्शन में कुछ नए कलर के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना, या इवोल्यूशन ऑफ गैस, किसी गैस का निकलना, या टेम्परेचर में चेंज होना, ज़्यादा या कम, ठंडा या गर्म हो जाना। ठीक है, अब जैसे हमने एग्जांपल पहले किया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया विद द हेल्प ऑफ बर्नर इन प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एयर क्यों, क्योंकि बर्निंग के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है, इसलिए इन प्रेजेंस ऑफ एयर इसको हम बर्न करेंगे। ठीक है, तो बर्निंग के बाद क्या होता है, मैग्नीशियम हम जानते हैं कि ये सिल्वरी ग्रे कलर का मेटल है, जिसके बारे में मेटल एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मेटल्स के बारे में और नॉन मेटल्स के भी बारे में। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं मैग्नीशियम रिबन, ये सिल्वरी ग्रे कलर का होता है। जब इसे हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो क्या होता है, वाइट पाउडर की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले वाइट फ्लेम यहाँ से निकलती है और फिर वाइट पाउडर यहाँ पे कलेक्ट होने लगता है, जो कि है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो इसमें नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो यानी केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कलर भी आप चेंज हो रहा है, प्योर वाइट हो रहा है सिल्वरी ग्रे से। तो इसको ऐसे लिख लिया गया, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम रिबन का एयर के प्रेजेंस में, एंड कलेक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इन अ वॉच ग्लास। तो इतना लिखने के बजाय हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, यानी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों मिल रहे हैं, मिलने के बाद फॉर्मेशन कर रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। ठीक है, तो इतना सेंटेंस लिखने से अच्छा है कि हम सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं। अब जो लोग मिलके
नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये दोनों ही आपस में रिएक्शन करेंगे और नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होगी जिन्हें हम कहेंगे प्रोडक्ट। और ये एरो ये बताएगा या बताता है कि रिएक्शन किस तरफ हो रही है, यानी इन लोग के रिएक्शन से फॉर्मेशन हो रही है इस प्रोडक्ट की। ठीक है, और भी कुछ एग्जांपल अगर हम लेते हैं, लेड नाइट्रेट जो कि एक्वस सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन यानी कि वाटर में डिसॉल्व सॉल्यूशन, वाटर में इसका घोल लिया गया है, और पोटेशियम आयोडाइड ये भी एक्वस सॉल्यूशन, ये दोनों लिया गया जो कि कलरलेस होते हैं, कोई कलर नहीं होता लाइक वाटर। अब इन दोनों की रिएक्शन आपस में कराई गई तो हमें क्या मिला? सबसे पहले हमें येलो क्लाउड देखने को मिला जो कि लेड आयोडाइड के प्रेजेंस को शो करेगा कि इसमें लेड आयोडाइड की फॉर्मेशन हो रही है, इसे लिए येलो कलर के क्लाउड की फॉर्मेशन हो रही है जो कि फिर सॉलिड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। और पोटेशियम नाइट्रेट की फॉर्मेशन हो रही है इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, जो कि वाइट कलर का सॉलिड होगा। तो हमने क्या देखा? एक्वस सॉल्यूशन है, लिक्विड फॉर्म में फॉर्मेशन हो रही है, सॉलिड फॉर्म में, वो भी टू डिफरेंट कलर्स के, और ये लोग हैं कलरलेस। तो यहाँ पे स्टेट में चेंज हो रहा है और कलर में भी चेंज हो रहा है। ऐसा ही तीसरा एग्जांपल है जिंक। जिंक ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे जिंक, जिंक को सल्फ्यूरिक डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में के साथ रिएक्शन कराया गया तो फॉर्मेशन होती है जिंक सल्फेट की, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रही है। तो अब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है यानी कि गैस की इवोल्यूशन ये भी हमें बताएगी कि केमिकल रिएक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। अब इनका नेम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखने के बजाय मैग्नीशियम का सिंबल या फॉर्मूला ऑक्सीजन का जानते हैं, तो क्यों ना हम उसे यूज़ कर लें। तो मैग्नीशियम ना लिख के हमने Mg लिख लिया, ऑक्सीजन को O2 लिख लिया, फॉर्मेशन हो रही है मैग्नीशियम ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है MgO, तो इसे हमने लिख लिया ऐसे। ठीक उसी तरह लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, इनका भी फार्मूला लिख लिया, केमिकल फार्मूला। लेड नाइट्रेट होता है PbNO3 ट्वाइस, पोटेशियम आयोडाइड ये होता है Ki, लेड आयोडाइड ये PbI2, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ठीक उसी तरह जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट्स एंड हाइड्रोजन, इसको भी हमने लिख लिया इस फॉर्म में, जिंक Zn, सल्फ्यूरिक एसिड जानते हैं H2SO4, जिंक सल्फेट ZnSO4, हाइड्रोजन H2। ये हो गए केमिकल इक्वेशन। लेकिन अब सवाल है क्या ये बैलेंस्ड है, और बैलेंस्ड हो भी क्यों? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा है क्लास 9 के अंदर, जिसमें लिखा गया है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। और यहाँ पे हम सेक्शन में हमें याद रखना होगा कि रिएक्टेंट के साइड और प्रोडक्ट के साइड नंबर ऑफ एटम्स, जितने भी एटम्स इस साइड है उतने ही एटम इस साइड होना ज़रूरी है। इसलिए सवाल उठता है कि क्या ये बैलेंस्ड है? मे बी नो, शायद नहीं है। वो तो हमें मालूम होगा जब हम काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड इक्वल है या नहीं है, उसके बाद पता चलेगा कि बैलेंस्ड है या नहीं है। तो फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड से नोट किया। सबसे पहले हम नोट करेंगे नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट के साइड में कितने हैं एंड प्रोडक्ट के साइड में कितने हैं। तो रिएक्टेंट के साइड में मैग्नीशियम है 1, तो 1 लिख लिया। ऑक्सीजन कितना है? 2 है, 2 लिख लिया। प्रोडक्ट के साइड में मैग्नीशियम कितना है? 1, 1 लिख लिया। ऑक्सीजन भी 1 है, 1 लिख लिया। अब हम क्या देख रहे हैं? नंबर ऑफ मैग्नीशियम तो सेम है दोनों साइड, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है इधर 1 है, यानी इस साइड डबल है। तो इसलिए हमको प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूल को या कंपाउंड को डबल करना होगा ताकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन इस साइड भी डबल हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इधर कुछ नहीं करेंगे, Mg प्लस O2 लिखेंगे और इधर MgO में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि इधर की ऑक्सीजन डबल हो जाए। तो इधर हमने कुछ नहीं किया, तो सेम नंबर ऑफ एटम्स मैग्नीशियम 1 है, ऑक्सीजन नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 है, लिख लिया। इधर 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद नंबर ऑफ मैग्नीशियम 2 हो गया, 2 से मल्टीप्लाई किया है 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो ऑक्सीजन अब दोनों साइड इक्वल हो गई, लेकिन क्या मैग्नीशियम बराबर है? देखते हैं। मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर मैग्नीशियम 2 है, तो लो अब मैग्नीशियम डबल हो गया।
चलो अब इसको डबल कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नीशियम तो अलग है, यहाँ पे चूंकि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों एक ही साथ थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसलिए मल्टीप्लाई जब भी करेंगे पूरे में होगा। लेकिन यहाँ मैग्नीशियम को ही डबल करना है और मैग्नीशियम यहाँ पे सिंगल है, तो यहाँ मैग्नीशियम में हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, बाकी इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ऑक्सीजन सेम है। ठीक है, तो मैं mg में 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैग्नीशियम 1 था, अब मैग्नीशियम 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 है, 2 रहेगा। इधर 2 से पहले ही मल्टीप्लाई हो चुका है, ये 2 हो गया था, ये भी 2 था। अब दोनों साइड हमने क्या देखा, दोनों साइड इक्वल हो गया mg एज वेल एज ओ, यानी ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम इक्वल हो गई। तो ये जो रिएक्शन अब मिली 2mg प्लस O2 2mgO, इसको ऐसे लिख लिया 2mg प्लस O2 एरो 2mgO, ये है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, दूसरे एग्जांपल को भी देख लेते हैं, लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड। तो एक और एग्जांपल, क्योंकि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन ये समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आगे जब भी हम रिएक्शन लिखेंगे बैलेंस्ड ही लिखेंगे, ऐसे स्केलेटल फॉर्म में यानी अनबैलेंस्ड इक्वेशन नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। लेड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड नोट करेंगे। लेड इधर कितना है, 1 है, नाइट्रोजन कितना है, ये NO3 ट्वाइस है, ट्वाइस मतलब ये जैसे होल स्क्वायर होता है वैसे NO3 ट्वाइस, यानी ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो डबल होगा। तो नाइट्रोजन डबल कर लो, नाइट्रोजन 2 है, ऑक्सीजन अंदर तो 3 है लेकिन बाहर ट्वाइस लगा हुआ है, यानी ये छोटा सा 2 लगा हुआ है, इसलिए ये भी डबल हो जाएगा, ऑक्सीजन 6 हो गया। पोटेशियम सिंगल ही है, आयोडीन भी सिंगल है। इस साइड लेड तो एक ही है 1, नाइट्रोजन सिंगल ही है यहाँ पे, ऑक्सीजन 3 है, 3 लिख लिया, पोटेशियम एक ही है, आयोडीन यहाँ पे I2 है ना, तो आयोडीन यहाँ पे 2 हो गया। अब हम देखते हैं भैया बैलेंस है या नहीं। लेड सेम है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 है, ऑक्सीजन 6 है, इधर 3 है, बाकी पोटेशियम 1 1 है, आयोडीन 1 और 2 है, तो ये बैलेंस नहीं है, दोनों साइड सेम नंबर ऑफ एटम्स नहीं दिख रहे हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, आमतौर पे 2 कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं, या तो हम शुरुआत ऑक्सीजन या हाइड्रोजन से करेंगे, या फिर नंबर ऑफ एटम्स जिस कंपाउंड या जिस साइड में ज़्यादा होंगे या जिस एटम के पास ज़्यादा होंगे वहाँ से हम शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम ऑक्सीजन से शुरुआत करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, या फिर ऑक्सीजन से शुरुआत की जा सकती है। तो ऑक्सीजन इधर 6 है, इधर 3 है, तो इधर के साइड के ऑक्सीजन को हम अगर डबल कर दें तो इक्वल हो जाएगा। तो ऑक्सीजन इस साइड में, प्रोडक्ट के साइड में किधर है, इसमें तो है नहीं, इसमें है, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें ऑक्सीजन को डबल करना है, तो 2 से यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, और KNO3 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर हमने कुछ नहीं किया, तो नंबर ऑफ एटम्स जैसे यहाँ पे था सेम वो ही यहाँ पे भी रहेगा। अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेड कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ है, जैसे है वैसे ही रहेगा। नाइट्रोजन अब 2 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो नाइट्रोजन अब यहाँ पे हो जाएगा डबल। ऑक्सीजन 3 है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा डबल, 3 की जगह पे 6 हो जाएगा। पोटेशियम सिंगल है लेकिन 2 से मल्टीप्लाई यहाँ भी हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा डबल। आयोडीन 2 था, 2 रहेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं बैलेंस है या नहीं। लेड 1 है, इधर भी 1 है, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन 6, यहाँ भी 6, पोटेशियम 1, यहाँ पे 2, आयोडीन 1, यहाँ पे भी 2। अब इस साइड को हमें डबल करना होगा, किसी से भी शुरुआत कर सकते हैं, पोटेशियम या आयोडीन किसी भी एक को हम इक्वल कर सकते हैं। तो अब इधर डबल करना है, तो पोटेशियम और आयोडीन किधर है, इसमें है, तो इसलिए हम पोटेशियम आयोडाइड में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ताकि ये डबल हो जाए, बाकी इसमें कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से मल्टीप्लाई पहले ही हो चुका है, इसलिए 2 KNO3 लिखेंगे, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। ठीक है,
तो 2 से मल्टीप्लाई किया, लेट इसमें तो नहीं किया मल्टीप्लाई, ये Pb1 है 1 रहेगा, नाइट्रोजन 2 था 2 रहेगा, ऑक्सीजन 6 है 6 रहेगा, पोटेशियम 2 से मल्टीप्लाई हुआ है तो डबल हो गया, आयोडीन में भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी डबल हो गया, इधर लेट 1 है 1 रहेगा, नाइट्रोजन 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद नाइट्रोजन जैसे यहाँ पे डबल हुआ था डबल रहेगा, ऑक्सीजन 6 जैसे यहाँ पे हो गया था 6 रहेगा। मतलब इधर कुछ नया नहीं किया गया है, तो जित नंबर ऑफ एटम्स जैसे यहाँ पे हुए हैं वही सेम यहाँ पे रहेंगे। अब दोनों साइड हम देखते हैं तो नंबर ऑफ एटम्स ऑन बोथ साइड्स आर इक्वल, तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो ये समझना है तो इसे बार बार देखिए जब तक ये समझ में ना आ जाए, क्योंकि फिर से कह रहा हूँ बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना समझना। अब इसको इस रिएक्शन को बैलेंस के साथ साथ थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी बनाया जा सकता है, जैसा कि मैंने पिछले इसी एग्जांपल में मैंने बताया कि लेड नाइट्रेट एक्वस फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन होता है, पोटेशियम आयोडाइड भी एक्वस सॉल्यूशन होता है। तो इसको इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए एक क्यों लिख दिया जाता है, तो मैं या कोई भी अगर ना भी बताए तब भी समझ जाएंगे कि ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है, और ये सॉलिड फॉर्म में है और ये भी सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए आगे एस और यहाँ पे भी एस लिख दिया गया। और भी कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि किसके प्रेजेंस में किस कंडीशन में रिएक्शंस हो रही है वो भी हम नोट कर लेते हैं। जैसे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में हमने कंडीशन नोट की इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन क्लोरोफिल। तो मतलब कंडीशंस को एरो के ऊपर या नीचे नोट की जाती है, जिससे ये पता चल जाए किसके प्रेजेंस में या किस कंडीशन में रिएक्शंस हो रही हैं। बाकी फोटोसिंथेसिस के बारे में तो मालूम ही है कि क्या होता है फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, हमें मेन बस ये समझाना है कि केमिकल रिएक्शंस के अंदर कंडीशंस कहाँ पे नोट की जाती है, और बाकी स्टेट ऑफ कंपाउंड एक्वस, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, ये सारी चीज़ें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन मैं एनसीईआरटी बुक से ही रेज कर रहा हूँ क्योंकि मेन फोकस एनसीईआरटी पे ही है। बाकी जैसे मौका होगा कुछ और भी क्वेश्चंस और भी एग्जांपल्स एनसीईआरटी के अलावा रखे जाएंगे, बताए जाएंगे। तो अभी हम फिलहाल देखते हैं एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन है। पहला, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन को, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में ही हमने देखा कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है इन प्रेजेंस ऑफ एयर, लेकिन उसमें कंडीशन है कि पहले उसे क्लीन किया जाएगा, साफ किया जाएगा। ऐसा क्यों? तो हमने उसमें क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर हम बर्न करा रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, अब मैग्नीशियम कितना रिएक्टिव है, कितनी तेज़ी से रिएक्शन करता है, इसके बारे में मेटल एंड नॉन मेटल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे फिर भी बता देते हैं, मैग्नीशियम रिएक्टिव एलिमेंट है, रिएक्टिव मेटल है, रिएक्शन करता है। खुले में रखेंगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर लेता है, उसके ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की कवरिंग होती है। ठीक है, किसकी वजह से? मैग्नीशियम रिबन की रिएक्शन, जो हवा में, एयर में ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन होने की वजह से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब चूंकि हमें इस रिएक्शन के अंदर हमें मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड को नहीं जलाना है, इसलिए मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो गई है उसे साफ करना ज़रूरी है, इसलिए उसे क्लीन किया जाता है। ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है? राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अब ये सारे रिएक्शंस हैं थर्ड क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन में भी, और ये थर्ड क्वेश्चन में भी इन लोग को बैलेंस करना है। तो ये केमिकल रिएक्शन मैं आप लोग को होमवर्क दे रहा हूँ, इसे खुद करेंगे, इस केमिकल रिएक्शन को लिखेंगे, लिखने के बाद इसे बैलेंस करेंगे। कुछ कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला मैंने लिख दिया है यहाँ पे।
बाकी कंपाउंड्स के केमिकल फार्मूला क्या होंगे, कैसे फार्मूला की फॉर्मेशन होती है, ये क्लास 9th में पढ़ चुके हैं या? हाँ, ठीक है। वैसे ही केमिकल फार्मूला की फॉर्मेशन कर लेंगे, करने के बाद केमिकल रिएक्शन लिखने के बाद इसे बैलेंस कर लेंगे। फिलहाल